बड़ी खबर, हमास इस्राएल के बचे हुए सभी बंधकों को एक साथ एक बार में आजाद करने के लिए राजी हो गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये अपने आप में हमास का एक तारीखी फैसला होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस तजवीज को लेकर हमास के आला अफसरान मिस्र की राजधानी काहिरा के लिए भी रवाना हो चुके हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके लिए हमास ने एक शर्त भी रख दी है इस्राएल के सामने। उनका कहना है कि अगर इस्राएल 5 साल तक के लिए मुसलसल जंग बंदी पर राजी हो जाता है तो वो सारे इस्राएली बंधक एक बार में छोड़ने के लिए राजी हैं। इस्राएली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट के हवाले से इस बात की जानकारी दी गई है। हमास लीडर खलील अल हय्या की क़यादत में हमास का डेलीगेशन मिस्र के अफसरान के सामने गजा में जंगबंदी को लेकर अपनी तजवीज़, अपना प्रस्ताव पेश करेगा। अब गेंद इस्राएल के पाले में होगी कि वो इस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल देता है। खबर है कि गजा और हमास पर एक्शन को लेकर इस्राएल के अंदर खाने भी बहुत कुछ चल रहा है। अब तक तो इस्राएली अवाम ही पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुखालिफ नजर आ रही थी, लेकिन अब इस्राएल की कैबिनेट भी ऐसा लग रहा है जैसे 2 धड़ों में बढ़ गई हो। दरअसल गजा में इस्राएल और हमास की जंग को लेकर इस्राएली कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार की पॉलिसी के बारे में सियासी और फौजी रैंकों के बीच डिफरेंस सामने आ गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि फौज के अधिकारियों और इस्राएली कैबिनेट के बीच तीखी जुबानी बहस की भी खबर है और फिर लंबी बहस के बाद बिना किसी नतीजे पर पहुंची ये मीटिंग खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि गजा में चल रही जंग के मामले में सेना के अधिकारियों और कैबिनेट के बीच अलग अलग राय है, जिस पर एक सहमति नहीं बन पा रही है। आपको बता दें कि इस्राएल ने गुज़िश्ता 2 मार्च को ही गजा में रमज़ान के बीच में ही इंसानी मदद पर रोक लगा दी थी, जिससे गजा में हालात फिर बिगड़ गए। इतना ही नहीं, बातचीत को बीच में ही मुनक़ता कर इस्राएल ने गजा में हमास के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू सरकार पर हुकूमत हिमायती राइट विंग का दबाव था, जिसके चलते उन्होंने गजा पर फिर से हमले शुरू कर दिए। इधर अवाम, खासकर बंधकों के अहले खाना को लगा कि इससे तो हमास की कैद में उनके लोगों की जान पर बनाएगी। वो भी सड़कों पर उतर आए और खूब मुजाहरे किए। खबर है कि सोमवार यानी मंडे को फिर नेतन्याहू कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ऐसे में हो सकता है हमास के प्रस्ताव पर भी कोई फैसला लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या 5 साल जंगबंदी के प्रस्ताव को इस्राएल मान लेगा या फिर हमास और इस्राएल में आर पार की जंग शुरू हो जाएगी? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। खास बात यह है कि 18 माह में गजा पर मुसलसल हमलों के बावजूद इस्राएल हमास के कब्जे में अपने बंधकों को न ढूंढ पाया और न ही किसी तरह आज़ाद करा पाया। हमास ने अपनी शर्तों पर ही दुनिया के सामने इस्राएली बंधक रिहा किए हैं। कहा जाता है कि अब भी हमास की कैद में 50 से 70 इस्राएली बंधक हैं। गाजा में इस्राएल हमास के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई में अब तक सफलता प्राप्त करने में विफल रहा है। इस्राएल द्वारा किए गए हवाई हमलों में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन इन हमलों से महज 1 या 2 हमास के लड़ाके मारे जा रहे हैं, जबकि कई निर्दोष नागरिकों की जान जा रही है। हाल ही में हमास के एक स्नाइपर ने गाजा के उत्तरी इलाके में एक जंग के दौरान इस्राएली सेना की 79वीं बटालियन के एक टैंकर चालक को गोली मारकर हताहत कर दिया। यह बटालियन मजाज आर्मर्ड ब्रिगेड का हिस्सा है। मृतक सैनिक के परिवार को सूचना भेज दी गई है, लेकिन अभी तक उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। इस्राएली सेना के एक बयान के मुताबिक इस घटना में यहां लोम यूनिट के एक अधिकारी और उसी बटालियन के एक रिजर्व सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जामिर ने चेतावनी जारी की कि अगर जल्द ही बंधकों की रिहाई नहीं होती तो इस्राएल गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई को और तेज कर सकता है। यह घटना उसी इलाके के पास हुई जहां शनिवार को हमास ने इस्राएली सेना के एक बिना कवच वाले वाहन पर हमला कर दिया था, जिसमें 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए।
बाद में हमास के लड़ाकों ने बम गिराकर एक और सैनिक को मार डाला था। इस्राएली अधिकारियों के मुताबिक गाजा में अभी तक 59 बंधक हैं, जिनमें से 58 को 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इस्राएल पर किए गए हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। आईडीएफ की माने तो इन बंधकों में कम से कम 35 लोगों की मौत की संभावना जताई जा रही है। इस्राएल हमास में सीज फायर के बाद इसके पहले चरण में बंधकों और कैदियों के आदान प्रदान में सब कुछ ठीक चला, लेकिन इसके बाद दूसरे चरण में इस्राएल ने हमास पर उल्लंघन का आरोप लगाकर जबरदस्त बमबारी की, जिससे यह समझौता टूट गया। वहीं दूसरी ओर हमास का आरोप था कि इस्राएल धमकी के दम पर चाहता था कि हम बंधकों को छोड़ दें, लेकिन वो कैदियों की रिहाई न करें। हमास ने उस दौरान कोशिश की कि दोनों के बीच सीज फायर कायम रहे, लेकिन इस्राएल ने जबरदस्त बमबारी से गाजा में तबाही मचा दी। हमास के साथ इस संघर्ष में इस्राएल को भारी नुकसान हुआ है, जहां अब तक 805 सैनिक मारे जा चुके हैं और 5427 घायल हुए हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 51,000 से अधिक फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी भी गाजा के लाखों लोगों को उम्मीद है कि अंधेरा छटेगा तो उजाला जरूर होगा। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर न सिर्फ इस्राएल बल्कि अमेरिका पर भी हूती ग्रुप के द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। हूती ग्रुप इस्राएली शिप, अमेरिकी शिप और यहां तक कि इस्राएल के कई शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे के कारण के रूप में वो हमास पर और गाजा पर अत्याचार को वजह बता रहे हैं। देखना दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार इस युद्ध में, इस संघर्ष में आखिर इस्राएल या फिर हमास को कब तक कामयाबी या कैसा नुकसान झेलना पड़ता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है, जो बेहद संवेदनशील मोड़ पर है। कहा जा रहा है कि ईरान इस मामले में स्थायी फैसले पर पहुंचने के लिए और समय चाहता है। अब इस समय के बीच ईरान क्या करेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जहां एक ओर ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। जी हाँ, मॉस्को और तेहरान ने हर साल 55 बिलियन क्यूबिक मीटर रूसी गैस की आपूर्ति पर एक समझौता किया है। ईरान और रूस के बीच इसके लिए द्विपक्षीय वार्ता हो गई है। रूसी ऊर्जा मंत्री सरगेई सिविलेव ने शुक्रवार को ईरानी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद कहा कि ऊर्जा कंपनियां वर्तमान में कीमतों पर बातचीत कर रही है, यानी समझौते पर दस्तखत हो गए हैं, लेकिन कंपनियां कीमतों के लिए एक दूसरे से संपर्क में है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा $4 बिलियन का हो सकता है, जो ईरान और रूस के व्यापारिक रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रूस ने ईरान में एक नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए वित्तीय मदद का भी वादा किया है। ये कदम ईरान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यानी एक ओर अमेरिका के साथ परमाणु मसले पर बातचीत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस के साथ परमाणु ऊर्जा मामले में एक बड़ी डील ईरान ने कर ली है। हालांकि ये समझौता अमेरिकी प्रतिबंधों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी यानी IAEA की निगरानी के तहत होगा, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस डील को ईरान के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि समझौता ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग कर देना चाहता है। रूस और ईरान दोनों मुल्कों पर पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंध लगे हैं। रूस का ईरान के साथ सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद दोनों ममालिक एक दूसरे को कई क्षेत्रों में मदद पहुंचाते हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों में भी रूस का बड़े स्तर पर हस्तक्षेप है और उन्होंने ईरान के दक्षिण में बुशहर में एक परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद की, जो ईरान का पहला केंद्र भी है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अन्य देशों से गैस आयात करनी पड़ती है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ईरान में निवेश की कमी हुई और इसका खामियाजा उन्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। इसके अलावा ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ा, लेकिन ईरान ने आपदा में अवसर खोजा और कई क्षेत्रों में स्वनिर्मित तकनीकें बना डाली। यही वजह है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर नहीं होना पड़ा।
रूस की मदद के बावजूद ईरान ने खुद ही परमाणु तकनीकी विकसित की और इस हद तक बढ़ा दी कि हाल ही में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने यह माना कि ईरान के पास 7 परमाणु बम बनाने की ताकत है, जिसे वो जल्द ही बना भी लेगा। अब रूस ईरान ऊर्जा समझौते के बाद अमेरिका के साथ चल रही ये बातचीत किस ओर रुख करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।